बैक टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आवर एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, होमवर्क मिल जाता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खुद करके आओ, तो हियर इज द वीडियो फॉर यू। चलो एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे एंड उसका आंसर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो बायोडिग्रेडेबल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो वाले आइटम्स या वो वाले सब्सटेंसेस जो नेचर में आसानी से डीकम्पोज हो जाए। डीकम्पोज कैसे होते हैं? आप कोई भी वेस्ट अगर डस्टबिन में फेंकते हो या फिर डायरेक्ट सॉइल में फेंक कर आते हो, तो क्या होता है उसका, वो धीरे धीरे ना बैक्टीरिया और फंगस के कांटेक्ट में आता है। आपको पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया फंगस अभी भी आसपास है। उनको तो बस देर होती है उनको कुछ चीज दिखे जिसपे वो फीड कर सके, जिसको वो डीकम्पोज कर सके। तो अब जो भी इजीली ब्रेक हो सकते हैं, डीकम्पोज हो सकते हैं, बैक्टीरिया और फंगस उसको आसानी से डीकम्पोज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। और जो आसानी से ब्रेक ना हो सके दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक्स एंड ऑल। सो एग्जांपल्स तो आपको पता ही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, कौन सा है जिसमें बायोडिग्रेडेबल है? ग्रास तो है, नेचुरल सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल हो गए, फ्लावर्स भी होंगे, बट लेदर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। लेदर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद ग्रास, वुड, यहां तक तो ठीक था, दोनों नेचुरल है। प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल ऑफ कोर्स। देन फ्रूट पील्स यानी कि फ्रूट के छिलके, केक एंड लाइम जूस, इन तीनों में से कुछ लग रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल? बिल्कुल भी नहीं। फ्रूट पील्स आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, केक आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, लाइम जूस नेचुरल चीजें हैं। सो ये लग रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन भी देखो, केक, वुड एंड ग्रास, दिस ऑल्सो। ये दो इसके आंसर्स हो जाएंगे। दोनों ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल आइटम से बने हुए हैं, राइट? दोनों ही ऐसे ग्रुप्स हो गए, दो आंसर्स है इसके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। तो इनमें से फूड चेन कौन बना रहा है? तो फूड चेन अगर आपको याद हो, क्या एक ऐसी चेन होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिससे पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है एनवायरमेंट के अंदर। तो सबसे सिंपल सी अगर हम फूड चेन देखें, सबसे पहले शुरुआत होती है प्लांट से। प्लांट को किसने खाया? फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर ने खा लिया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। फ्रॉग खाएगा पहले, और फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। तो ये एक तरीके की फूड चेन है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है। अब आपको ये सही सीक्वेंस में चुनना है। पहले इन्होंने यहाँ पर ग्रास लिख दिया, फिर व्हीट लिख दिया और मैंगो लिख दिया, रॉन्ग, तीनों ही फ्रूट्स है। देन ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया ह्यूमन ने, ये है। फिर है गोट को काऊ ने खाया, फिर एलिफेंट ने खाया, ये कोई फूड चेन नहीं बनेगी। देन ग्रास को फिश ने खाया, फिश को गोट ने खाया। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वाली फूड चेन को मिक्स कर रहे हैं लास्ट वाले ऑप्शन में। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बी इसका आंसर हो गया। किसने क्या खाया है? ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब जो एनवायरमेंट का नुकसान नहीं कर रही है, जो अच्छी हैबिट्स है। तो पढ़ो एक एक ऑप्शन। पहला है कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन व्हाइल शॉपिंग। जब भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अपना बैग घर से लेके जाया करो, वो क्लॉथ बैग होगा तो लंबा चलेगा। बचपन से सिखाया जाता है प्लास्टिक बैग्स मत यूज किया करो। अपने घर से सब्जी लेने जा रहे हो या सामान लेने जा रहे हो तो बैग्स लेके जाया करो, पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग, कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करेगा। दूसरा वाला, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। अगर कोई रूम में नहीं है, लाइट्स एंड फैंस ऑन है, तो वेस्टेज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर हम उसको स्विच ऑफ कर दे, ये एक अच्छी बात है। देन वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। स्कूटर से जाएंगे, पेट्रोल यूज होगा, फॉसिल फ्यूल है एक तरीके का, उसका कंजम्पशन हो रहा है। वहीं पर अगर हम वॉक करके जाएंगे, हम फिट भी रहेंगे और हम फॉसिल फ्यूल को भी बचा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा तरीका हो गया, ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। इनमें से कौन सी ऐसी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है? ये सारी की सारी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल याद है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि अर्थ पे कुछ बनाने वाले, ग्रीन प्लांट्स। मैं बना देती हूँ यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। इस तरीके से हम ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट करते थे। सबसे नीचे आ जाते थे प्रोड्यूसर्स, जो कि होते थे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। फिर आ जाते थे कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स,
फिर आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर यहाँ पर आ जाएंगे लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स पे ग्रीन प्लांट्स आ गए, फिर हर्बीवोर्स आ गए, फिर कार्निवोर्स आ गए, फिर टॉप कार्निवोर आ गए। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल था। ये इस तरीके से क्यों जाता है, ऐसे भी तो बन सकता था, या एक सिंपल इस तरीके से रेक्टेंगल भी तो बन सकता था, बट ऊपर जाते जाते ये नैरो होता जाता है। रीजन बीइंग एनर्जी लेवल हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाती है। तो ये एनर्जी लेवल को ही तो शो कर रहा है कि कितनी ऊपर जाते जाते कितनी कम हो गई, ठीक है। नाउ अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल पे, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, अगर हम इनमें से किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स हटा देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा या क्या होगा अगर हम किसी भी एक लेवल के ट्रॉफिक लेवल को हटा दे, सारे ऑर्गेनिजम्स हटा दे। यहाँ पर सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आते थे, ग्रीन प्लांट्स को हटा दिया तो पूरे की पूरी ऊपर लाइफ साइकिल जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो हम इसको नहीं छेड़ते। प्राइमरी वाले कंज्यूमर्स पे आ जाओ, ग्रास को खाने वाले गोट, गोट को हमने गायब कर दिया, गोट अब है ही नहीं अर्थ के ऊपर। नाउ टेल मी गोट, डियर, डियर को भी हटा दिया हमने। अब ये गोट और डियर को अगर हम हटा देंगे तो जो कार्निवोर्स हैं ऊपर, उनका तो मेन फूड होते हैं ये एनिमल्स, जैसे कि टाइगर्स एंड लायंस। अब अगर हमने इनको हटा दिया तो ये क्या खाएंगे, टाइगर्स और लायंस? ग्रास हॉपर को खाएंगे? ये नहीं ना। किसको खाएंगे? फ्रॉग्स को खाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो इनका मेन फूड डिस्टर्ब हुआ। अब प्रोड्यूसर्स को जो खाने वाले थे वो हो गए कम, इनका फूड भी कम, इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, इसको कोई खाने वाला ही नहीं है ना। एंड टाइगर्स और लायंस, इनका फूड खत्म हो गया तो इनका अमाउंट कम होता जाएगा, ये बेचारे स्टार्व करके मर जाएंगे। सो दिस वाज द इम्पैक्ट। अगर हम कोई भी ट्रॉफिक लेवल हटा देते हैं, तो अगर कोई भी ट्रॉफिक लेवल हटा दोगे तो ऊपर और नीचे दोनों लेवल्स पर फर्क पड़ता है, ये चीज याद रखना। और एक एग्जाम्पल भी है आपके पास अभी। चलो आगे देखते हैं इसका आंसर। आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इसको कैसे लिख के आओगे? इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल, देन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टू द नेक्स्ट हायर लेवल विल स्टॉप। एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर से यहाँ तक, इनकी एनर्जी इसमें जानी चाहिए थी, फिर नेक्स्ट में जानी चाहिए थी, ये ट्रांसफर ही रुक गया, इस पर फर्क पड़ेगा। Then if we lead to overpopulation at one particular level causing amongst the individuals, producers का अमाउंट बढ़ गया था ना अभी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि उनको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं था। This would seriously disturb the food chain and cause the collapse of an ecosystem even। देखो अब क्या होगा, इसकी वजह से कोलैप्स हो सकता है, बिल्कुल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम कोई भी ट्रॉफिक लेवल रिमूव करते हैं। तो काफी इजी चैप्टर है, आप अपने आप भी कर सकते हो। आंसर्स को फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, माना इजी चैप्टर है बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही आप अपने एक्सप्लेनेशन लिख कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स? कैन द ऑर्गेनिज्म बी रिमूव विदाउट, सेम क्वेश्चन है। चलो आंसर देखते हैं इसका। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं तो ट्रॉफिक लेवल वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिमूव एनी ऑर्गेनिज्म इन एनी ट्रॉफिक लेवल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इकोसिस्टम। एक तो है हमने पूरे ट्रॉफिक लेवल को हटा दिया, पूरे ट्रॉफिक लेवल को हटा दिया तो भूल जाओ कि आगे लाइफ कंटिन्यू हो पाएगी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेड हो जाएगा। बट अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को हटा देते हैं, जैसे अभी हमने गोट या फिर डियर को हटाया था, क्या तब इकोसिस्टम पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि सोचो ना, अगर टाइगर को डियर नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो डॉग्स है, गोट्स है, वो उनको खा लेंगे, मरेंगे थोड़ी ना। बट क्या डियर एक ही स्पीशीज को हटाने से भी फर्क पड़ेगा? यस, किसी भी एक स्पीशीज को भी हटा देंगे ना तो भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। एक ट्रॉफिक इसी वाले पे वापस आ जाते हैं एक बार। अगर पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल हटा दिया तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब, ये आगे एनर्जी लेवल ही पास नहीं हो पाएगा और सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। ये आगे ही नहीं गया तो आगे पास ऑन कैसे होगा? इस पर भी फर्क पड़ेगा, इस पर भी फर्क पड़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ अगर एक ऑर्गेनिज्म हटा दे, सिर्फ डियर को हटा दे, तो ये गोट को खा लेगा, डॉग्स को खा लेगा। बट एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को हटाने के बाद भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, what is biological magnification? Will the levels of this magnification be different at different levels of the ecosystem? पहले समझ लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। मान लो मेरी एक फार्म
मैं फार्मर हूँ और मेरी एक फील्ड है जिसमें मुझे बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो करने होते हैं। अब मैं मार्केट गई और वहाँ से फर्टिलाइजर्स ले आई जिसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी मुझे पेस्टिसाइड्स लाने पड़े साथ साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे थे, मुझे इंसेक्ट से बचाना है अपने क्रॉप को, तो मैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट केमिकल्स भी ले आई, इंसेक्ट से बचाने वाले वो दवाइयाँ लेकर आ गई जो मेरे को अपनी फील्ड में डालनी थी। उन दवाइयों के अंदर बहुत सारे केमिकल्स थे, उसमें से एक था DDT। ये एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। ये मैं ले आई और मैंने अपनी फील्ड्स के अंदर डाल दिया, बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर गए एंड इंसेक्ट्स भी उसके अंदर नहीं लगे। फिर उसके बाद बारिश आई, मानसून का टाइम आया तो बारिश आई और सारे के सारे पेस्टिसाइड्स क्या थे, वॉश अवे हो गए, सॉइल के साथ निकल गए और आसपास की जो रिवर थी उसमें जाकर वो पानी चला गया। अब साथ में जो मिट्टी गई है, जो पेस्टिसाइड्स मैंने डाले थे अपनी फील्ड के अंदर, वो भी अब कहाँ चले गए हैं, रिवर के अंदर चले गए, ठीक है वहां तक। अब उस रिवर के अंदर बहुत टेस्टी फिशेस है, वहां पर फिशिंग होती है, तो वहां से जो फिशरमैन थे उन्होंने फिशेस को लिया और मार्केट में जाकर सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब वो फिशेस गई है मार्केट के अंदर और लोग हैं वो सी फूड खाते हैं, फिश जो है कईयों का स्टेपल फूड होता है, तो मजे से वो लोग वो फिश खा रहे हैं। कुछ सालों बाद एक स्टडी निकल कर आई कि जो DDT मैंने अपनी फार्म में यूज किया था वो किसके अंदर मिल रहा है, उन लोगों के अंदर मिल रहा है जिन्होंने उस फिश को कंज्यूम किया है, या फिर उन बड़ी मछलियों के अंदर मिल रहा है जो पानी के अंदर ही रहती है, जिन्होंने उन छोटी मछलियों को खाया था। नाउ यू अंडरस्टूड कि कैसे ये DDT फील्ड से, फार्मर की जो फील्ड होती है वहां से चला गया है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वहां से चला गया है लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब फूड चेन के अंदर कोई भी केमिकल कंटिन्यू हो जाता है एंड लास्ट वाले लेवल पर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी फिश कम से कम 100 छोटी मछलियां खाएगी एंड उसके अंदर सारा का सारा केमिकल डिपॉजिट होता जाएगा, तो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे लिख आएंगे हम इसको। द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है डिपॉजिट होना। The accumulation of harmful chemicals in the body of living organism at different trophic levels in a food chain is called biological magnification. हर एक ट्रॉफिक लेवल पर उसका डिपोजिशन होगा। स्मॉल फिश ने खाया है उसके अंदर भी वो DDT गया, उसको नॉर्मल फिश ने खाया होगा उसके अंदर भी DDT गया, फिर उसको लार्ज फिश ने खाया होगा उसके अंदर भी गया, उस लार्ज फिश को ह्यूमन बींग्स ने खाया उसके अंदर भी गया। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन हो रहा है। Yes, the concentration of these harmful chemicals will be different at different trophic levels. It will be maximum at the last trophic level. सबसे ज्यादा last trophic level पर होगा, which is mostly at the top carnivore, जिसको quaternary consumers भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। Yes, अलग अलग लेवल्स पर accumulation होगा। जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा किसके अंदर होने वाला है, लास्ट वाले के अंदर होने वाला है। रीजन बीइंग वो सबसे ज्यादा एनिमल्स को कंज्यूम कर रहा है ना। Your next question is, what are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? Non-biodegradable waste जो कि decompose नहीं हो सकता, तो अगर वो हमारे नेचर में accumulated है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको ऑलरेडी पता है कि डीकम्पोजर्स बहुत टाइम लगाने वाले इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डीकम्पोज करने में, तो ये हमारे एनवायरमेंट के अंदर काफी लंबे टाइम तक रहने वाला है, डीकम्पोज नहीं होगा। It persists in the environment for a long time and cause greater harm to various members of the ecosystem. रहेगा इकोसिस्टम में, अच्छा रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, बाकी मेंबर्स को दिक्कत होगी इकोसिस्टम में बाय कॉजिंग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है। सेकंड थिंग, आपने वो स्ट्रॉज वाला केस देखा होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वो स्ट्रॉज और बड़े बड़े पाइप्स उनकी नोज से या फिर उनके माउथ से उनकी गट के अंदर फंस जाते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली वन केस, बहुत सारे एनिमल्स इस वजह से दे लूज देयर लाइफ, दे डाई। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बैन कर दिया जाए। एंड प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है क्योंकि ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाइजेस्ट नहीं होगा, नेचर में ही रहेगा, उनकी हैबिटेट के अंदर उनको देखने को मिलेगा, सो इट विल इफेक्ट देम। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स में तो DDT वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हो, पेस्टिसाइड्स वाला भी। वीडिसाइड्स क्या होता है, वीडिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो वीड्स को किल कर देते हैं। नाउ व्हाट आर वीड्स, हमारी मेन क्रॉप के साथ कुछ ना एक्स्ट्रा क्रॉप्स ग्रो कर जाती है जो हमें नहीं चाहिए। अब वो क्रॉप्स क्यों ग्रो कर रही हैं, क्योंकि उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है।
हमारा मेन न्यूट्रिशन जो मेन क्रॉप्स के लिए है वो एक्स्ट्रा क्रॉप्स को क्यों जाए, इसीलिए वीडिसाइड्स डाल दिए जाते हैं, वो केमिकल्स जो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारी चीजें ऐड की जाती है बच्चों सॉइल के अंदर ताकि हम क्रॉप को बचा सके। इन टर्न अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बट इसके नुकसान भी है। सॉइल की फर्टिलिटी पे फर्क पड़ेगा, उसमें जो गुड न्यूट्रिशन है वो कम हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। एक बार यूज कर लिया, 2 बार यूज कर लिया, 3 बार यूज कर लिया, बाद में आप देखोगे कि सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो गई है और जो प्रोडक्शन पहले हो रही थी वो भी कम हो रही है। इसलिए लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर रहे हैं आजकल, जिसमें बिल्कुल भी ये केमिकल्स वगैरह नहीं डाले जाते, सब कुछ नेचुरली डाला जाता है। If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? चलो ठीक है, इतनी बात कर ली कि नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत बेकार है। क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा एनवायरमेंट के ऊपर? तो ऐसा नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी जब डिकम्पोज होता है ना, जब जो किचन वाला ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके ऊपर भी जब बैक्टीरिया और फंगस उसको फीड कर रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती हैं। ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इनको, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। द पॉइंट इज, उसने पूछा है कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होता तो क्या इम्पैक्ट, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होता क्या, सब कुछ सही जाता? तो नहीं, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये कैसी गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे, बट हमारे नेचर में फिर सब कुछ बैलेंस्ड होता ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अगर हम बहुत सारे ट्रीज लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, तब हम एक बैलेंस्ड नेचर में रहेंगे। नो डाउट ये वाली गैसेस रिलीज होने वाली हैं विच आर हार्मफुल एट सम लेवल, बट अभी तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कर रहे हैं जिसको बर्न करते हैं लिटरली हम, और उसमें तो कितनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। दीज आर द गैसेस, टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको देखो लिख के कैसे आओगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल बी रिसाइकल्ड इजिली, नो डाउट आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोजर्स की हेल्प से, सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस। It will have only this bad impact on an environment. Many of the gases will be released during decomposition process, may result in global warming. तो जो अभी मैंने आपको गैसेस बताई थी, मेन वो गैसेस निकलती हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग कर सकती हैं, तो सिर्फ यही बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आगे, why is damage to the ozone layer a cause of concern? What steps are being taken to limit this damage? ओजोन लेयर कम हो रही है तो चिंता की क्या बात है, और इस डैमेज को ठीक करने के लिए क्या क्या किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन लेयर एक तरीके की शील्ड है, एक तरीके की प्रोटेक्शन लेयर है जो हमें यूवी रेज से बचा रही है। यूवी रेज इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि स्किन कैंसर तक कर देती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही एक लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर ओजोन लेयर मिलती है हमें जो कि प्रोटेक्शन कर रही है। ओजोन शील्ड्स द सरफेस, शील्ड मतलब कवर करना, of the earth from the UV radiation from the sun. These radiations are highly damaging as they can cause cancer in both plants and animals. सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी हो सकता है। आइज को डैमेज होगा, कैंसर नहीं हुआ तो आइज को डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है। They can also lead to variations in global rainfall. जो हमारी अर्थ पे सीजन्स बने हुए रेनफॉल वाले, उस पे भी फर्क आएगा। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ड्विंडलिंग ऑफ ग्लोबल फूड सप्लाईज। रेनफॉल नहीं है तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी तो फूड नहीं मिलेगा लोगों को। सो दीज विल बी द सर्टेन प्रॉब्लम्स अगर ओजोन लेयर नहीं होती और यूवी रेज हमारे अर्थ पे आ रही होती तब होती। ड्यू टू दीज रीजंस डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। ये सारे नुकसान हो गए, आप इनको पॉइंट्स में याद कर सकते हो। क्या क्या नुकसान हुआ? स्किन कैंसर हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स को कैंसर हो सकता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज होगा, आंखें खराब हो सकती है, रेनफॉल फर्क पड़ेगा जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? इसको ठीक करने के लिए क्या क्या डैमेज किया गया है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? To decrease the use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbon which are used as refrigerants and fire extinguishers. ये इसका मेन कॉज है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs बोलते हैं इसको। ये कहाँ यूज होते हैं? एक तरीके के केमिकल्स लगा लो, CFCs। ये होते हैं रेफ्रिजरेटर, ACs, एरोजोल्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनके अंदर यूज होते हैं। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक
लॉ बना दिया था जिसमें इनका यूज बंद कर दिया गया था। कब बनाया था? 1986 में एक एग्रीमेंट रिलीज हुआ था जिसमें सीएफसी की प्रोडक्शन का यूज या प्रोडक्शन या यूज बंद कर दिया गया था। फ्रीज मतलब क्या होता है? रोकना। तो सीएफसी पर बैन लगा दिया एक तरीके से, ना ही ये बनेंगे ना ही ये यूज होंगे। अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये है why is ozone layer depleting because of these chemicals? ओजोन लेयर इन केमिकल्स की वजह से कम हो रही है। क्या स्टेप लिया गया जिससे हम ओजोन लेयर को बचा सके? यूएनईपी ने स्टेप लिया था, इसको बैन कर दिया 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार बता रही हूँ। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है यूवी रेस के, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ लिया। तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, थोड़ा सा घूम कर भी आ सकता है, बट ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। So that's it. Thank you. We have successfully completed this chapter. We will soon come up with the next video. Till then, take care of yourself.